हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज पॉलिटी का है। ये आपके पीसीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके आरओ एग्जाम में जीएस के लिए भी ये टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है। तो आप आरओ के लिए भी इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले पार्ट में, इस टेस्ट के पहले पार्ट में हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। और जीएस वर्ल्ड का ही हमने हिस्ट्री का तीनों यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, साथ ही विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, ये सब सॉल्व कर लिया है। अब हम पॉलिटी यानी कि भारत के संविधान से संबंधित टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल है। ये टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सदन के नियमों में विहिप के पद का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन है, सदन के सदस्यों से विहिप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे से दूसरा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में सदन के नियमों में विहिप के पद का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक जो है परंपरा के तहत ये पद बनाया गया है, इसका कहीं उल्लेख नहीं। सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संसद किसी भी राज्य को उसकी सहमति के बिना केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकती है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य को उसकी सहमति से केंद्रीय कार्यपालिका का कोई भी कार्य सौंप सकता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद शस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संसद शस्त्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके शस्त्रावसान विघटन के बीच की अवधि को दर्शाता है। दूसरा कथन है, दो शस्त्रों के बीच की अवधि को शस्त्रावसान के रूप में जाना जाता है। तीसरा कथन है कि दो शस्त्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल 3 महीने का होता है। तीसरा तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, 3 महीने का नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है या है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा हमने पहले ही कहा कि ये गलत है। और दो शस्त्रों के बीच की अवधि को शस्त्रावसान के रूप में नहीं जाना जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। दूसरा कथन है, मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तीसरा कथन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा या होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निकायों परिषदों का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? पहला है राष्ट्रीय एकता परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद और चौथा है क्षेत्रीय परिषद। इनमें से किसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है? तो इनमें से राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, इन तीनों का जो नेतृत्व है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का जो नेतृत्व है या गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का जानते रहिएगा, गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है, कोई विषय राष्ट्रपति के विवेकाधीन है या नहीं, इसके संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
91वें संविधान संशोधन 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा की कुल शक्ति का 10% से अधिक नहीं होगी। दूसरा कथन है, इसने विभाजन के आधार पर दल बदलुओं को संरक्षण प्रदान किया है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है कि कुल शक्ति 10% से अधिक नहीं होगी, तो यहाँ 10% नहीं होगा, 15% होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके विभाजन से दल बदलुओं को संरक्षण मिला है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। दूसरा कथन है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होता है, मतों का बहुमत प्राप्त होता है, उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें राजनीतिक दल को प्राप्त मत के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। दूसरा कथन है, मतदाता राजनीतिक दल को मत देते हैं, उसके प्रत्याशी को नहीं। तीसरा कथन है, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव इसी प्रणाली के आधार पर होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है, मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पे दूसरा कथन सत्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा कथन है, मौलिक अधिकार निर्देशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल आदेशात्मक होते हैं। तीसरा कथन है, मौलिक अधिकार विशेष रूप से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व संपूर्ण समाज के हित के लिए प्रावधान करते हैं। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय सलाहकार समिति BAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक तदर्थ समिति है। दूसरा कथन है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग BSc है। तीसरा कथन है, यह घर के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करता है। चौथा कथन है, प्रधानमंत्री BSc के प्रमुख हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग BSc होता है, ये कथन यहाँ पे सही है। बाकी यह घर के कार्यक्रम को समय सारणी, घर के कार्यक्रम को नहीं, यह सभा के कार्यक्रम को सारणी, समय सारणी को नियंत्रित करता है। और यह एक तदर्थ समिति नहीं है, यह एक संसदीय अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति ये नहीं है। और लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग समिति होती है। तो लोकसभा में इसका जो प्रमुख होता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में इसका प्रमुख जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहाँ पे चौथा कथन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं? संदिग्ध वीटो, पूर्ण वीटो, योग्य वीटो, पॉकेट वीटो, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं? तो इनमें से पहला, दूसरा और चौथा जो है यह राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। तीसरा यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 266 भारत के सार्वजनिक खाते के लिए प्रदान करता है। भारत के सार्वजनिक खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें भविष्य निधि, बचत जमा और भारत सरकार द्वारा उठाए गए ऋण शामिल हैं। दूसरा कथन है, इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। तीसरा कथन है, यह खाता कार्यकारी कार्यवाही द्वारा संचालित है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए
कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, यहाँ पे पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को संविधान निर्माताओं द्वारा पसंद क्यों नहीं किया गया? पहला है, यह अत्यधिक महंगा है। दूसरा कथन है, यह दिन चुनाव आयोजित करने के लिए कोई भी गुंजाइश देने पर विचार करता है। तीसरा कथन है, यह समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की अनुमति देने पर विचार करता है। चौथा कथन है, स्वतंत्रता के दौरान भारतीयों का बड़ा हिस्सा निरक्षर रहा है। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वे संवैधानिक निकाय हैं। दूसरा कथन है, वे राष्ट्रपति द्वारा समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है या है। तो यहाँ पे ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के बयानों पर विचार करें। पहला है, वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ है। दूसरा कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है। तीसरा कथन है, वह राज्यसभा के लिए सीधे जिम्मेदार है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही होगा वह होगा सिर्फ तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बाकी पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है कि तो जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ नहीं होते हैं, तो यहाँ पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है कि वह भारत के राष्ट्रपति को एक लिखित इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है, तो वह राष्ट्रपति को नहीं, वह सभापति को, मतलब राज्यसभा के सभापति को इस्तीफा देकर अपना कार्यालय खाली कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात हटाने के इस मामले में प्रभावी बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत का गठन क्या है? प्रभावी बहुमत का गठन क्या है? तो इसका जो गठन है यह है, सदन में रिक्त पदों को छोड़कर सदन की कुल सदस्यता की अधिकांश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाते पर वोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बजट की सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद इसे पारित किया जाता है। दूसरा कथन है, अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पहले इसे पारित किया जाता है। तीसरा कथन है, संसद को वोट पर खाते के संबंध में अग्रिम रूप से कोई भी अनुदान देने के लिए अधिकृत किया जाता है। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत किसी राज्य में विधायिका के सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह अध्यक्ष के पास है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनी बिल के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे विधानसभा के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि यह द्विसदनीय विधायिका है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर। दूसरा कथन है, इसे सरकारी विधेयक माना जाता है। तीसरा कथन है, विधान परिषद 14 दिनों तक धन विधेयक के अधिकतम विलंब से पारित कर सकती है। और चौथा कथन है, राज्यपाल को इस विधेयक के संबंध में संदिग्ध वीटो प्राप्त है। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला और चौथा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को विशेष दर्जा देती है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद केंद्रीय सहायता का बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में उस राज्य को प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक आदिवासी सलाहकार परिषद की स्थापना या तो अनुसूचित क्षेत्र में की जा सकती है या राज्य में अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, लेकिन दोनों में नहीं। दूसरा कथन है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तीसरा कथन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो स्वदेशी अल्पसंख्यक द्वारा बसे हुए हैं। यहाँ पे कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंचलिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आंचलिक परिषदों ने संसद में अपने मूल को छोड़ दिया। दूसरा कथन है, क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक तार्किक परिणाम था। तीसरा कथन है, इससे अलगाववादी प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा कथन है, वे राज्यों की सामाजिक और आर्थिक योजना पर सिफारिश करते हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे चारों कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध के आधार पर कानून बनाती है तो ऐसा कानून केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, अनुच्छेद 356 को कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही लागू किया जा सकता है। तीसरा है, एक साधारण बहुमत राष्ट्रीय आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू करना। पहला कथन है, राज्य विधायिका या तो निलंबित है या भंग है। दूसरा है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हैं। तीसरा कथन है, संसद राज्य का बजट पारित करती है। चौथा कथन है, राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश ला सकता है। नीचे कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे दूसरा नहीं होगा, दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से निम्न में से किसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है? चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और सुप्रीम कोर्ट। किसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है? तो यहाँ पे जिसकी वित्तीय स्वायत्ता नहीं है वह है केवल एक, यानी कि भारत की संचित निधि पर चुनाव आयोग के व्यय का शुल्क आरोपित नहीं होता है, अर्थात इसके व्यय के लिए संसद में मतदान किया जाता है। तो चुनाव आयोग इसमें शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबकी वित्तीय स्वायत्ता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं? कौन यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं? पहला कथन है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के सदस्य। दूसरा है, ग्राम स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष। और तीसरा कथन है कि जिला स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे केवल पहला है जिसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? पहला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। तीसरा है अटॉर्नी जनरल और चौथा है सॉलिसिटर जनरल। कौन सा इसमें से ऐसा है कि जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा दूसरा एवं तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी और अटॉर्नी जनरल जो है यह यहाँ पे संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है? तो यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एग्लो इंडियन और अन्य पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पे नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा का प्रयोग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरा छोड़ के बाकी पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय कौन से हैं? राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला योजना समिति और ग्राम सभा। कौन से जो हैं संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय हैं? तो ये जो निकाय हैं ये हैं, यानी कि राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग और जिला योजना समिति जो है ये अनिवार्य निकाय हैं, संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार न्यायपालिका के दायरे में 18 कार्यात्मक वस्तुएं रखी गई हैं। उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं संबंधित राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य हैं? यहाँ पे 3 कथन है, पढ़ते हैं पहले। भूमि के उपयोग और भवन के निर्माण का विनियमन। दूसरा है घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति। तीसरा है अग्नि सेवाएं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा कथन है, सभी बिलों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों आदि के आधिकारिक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही कथन है वह है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही या तो अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए, तो यहाँ पे हिंदी नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जानी चाहिए, हिंदी में नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? पहला कथन है रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारी। दूसरा कथन है नागरिक कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा बल के सदस्य। तीसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। चौथा कथन है संसद का सचिवालय कर्मचारी। कौन सा यहाँ पे सही है? कोड का प्रयोग करके आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा दूसरा, तीसरा एवं चौथा। पहला यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से एंग्लो समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करना होता है। दूसरा है किसी राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामित कर सकते हैं यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही है? यहाँ कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अब एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान हटा दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। दूसरा कथन है यह अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों के विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या निवासी स्थानों के लिए है। तीसरा कथन है इस अनुच्छेद द्वारा मिले विशेषाधिकारों के द्वारा ये पूर्वोत्तर की जनजातियां अपनी संस्कृति एवं इतिहास को बनाए रख सकती हैं। चौथा कथन है इस राज्यों में पूर्वोत्तर के असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। दूसरा है अनुच्छेद 323 का जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 खा जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 14 का जोड़ा गया जिसे अधिकरण नाम दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 371 खा और 371 गा निम्नलिखित राज्यों में से किसके बारे में विशेष प्रावधान करते हैं? तो ये जो प्रावधान करते हैं 371 का नागालैंड, 371 का असम और 371 का मणिपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में समिति दिया हुआ है और सूची 2 में समिति का गठन वर्ष दिया हुआ है। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति जो है इसका गठन जो हुआ था यह 1977 में हुआ था। येलियम सिंघवी समिति जो है यह 1986 में गठित हुई थी। GV के राव समिति जो थी यह गठित हुई थी
1985 में, GBK राव समिति 1985 में, और गाडगिल समिति तो यह 1988 में। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 होगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी शासन का प्रकार नहीं है? कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि शहरी शासन का प्रकार नहीं है? तो जिला योजना समिति जो है यह शहरी शासन का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, सॉरी यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था नहीं है, ये राज्य से संबंधित है, वो भी पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराने के लिए। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान अनुच्छेद 320 के तहत किया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? कौन सी इसमें से अर्धन्यायिक नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है यह अर्धन्यायिक नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए गए कूट का प्रयोग करके दीजिए। पहला कथन क्या है इसमें? तो कथन है, नीति आयोग ना तो सांविधिक निकाय है और ना ही संवैधानिक। तो कारण है कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, कथन कारण दोनों से ही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में आयोग दिया हुआ, सूची 2 में गठन वर्ष दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन कब हुआ? तो 1992 में हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन हुआ है 1993 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन जो हुआ है, इसका गठन हुआ है 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है, एक मिनट, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना हुई है 2007 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये 2004 में। तो इसका जो ये ऑलरेडी सुमेलित ही है, इसका कूट होगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो का होता है। दूसरा कथन है, आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सिर्फ दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे हमको भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो सीबीआई की स्थापना जो है 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकपाल लोकायुक्त की अवधारणा किस देश से ली गई है? लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा जो है यह स्वीडन से ली गई है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 21, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकड़ी मणिपुरी नेपाली और किस मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं है? कौन सी इसमें से ऐसी है जो कि शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं है? तो कोकड़ी जो है यह शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे इसमें कितनी भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं में 6 भाषाएं हैं।
यहाँ पे तमिल को 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो कोंकणी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि यहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 2019 का आम चुनाव 16वां आम चुनाव था, ये गलत है, 17वां था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी सिफारिश जो हुई थी यह संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? यह प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो सरदार पटेल को माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई? क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना 2005 में हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है यह होती है 10। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? तो यह जो अध्यक्ष होता है यह होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 9 सदस्य होते हैं तथा राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निर्देशक के कार्यकाल की कितनी अवधि निर्धारित है? तो यह जो अवधि है यह 2 वर्ष निर्धारित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह जो दर्जा प्रदान किया गया यह प्रदान किया है वर्ष 2003 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रम है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये जो क्रम है यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो यह कहा है N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो यह माना गया है SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता या करते हैं? पहला कथन है, व्यक्ति बाह्य प्रतिबंधों का अभाव। दूसरा कथन है, व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार। तीसरा कथन है, अपनी संभावनाओं का विकास। चौथा कथन है, अपनी रचनात्मकता का विकास। अब उपयुक्त में से कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे सभी इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है या है? पहला है सरकार पर प्रतिबंध आरोपित करना। दूसरा है नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित करना। तीसरा कथन है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करना। उपयुक्त में से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। कौन सा यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे संविधान के जो कार्यों में सभी सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव से है। दूसरा कथन है, न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो पहला जो है यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय जो यहाँ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव दिया हुआ है, ये गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय शक्ति के पृथक्करण के आधार पर कार्यपालिका और विधायिका का न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने से है, जिससे न्यायपालिका निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है, परंतु इसमें स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन इसलिए पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सॉरी, मतलब कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला सही नहीं है, दूसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी यह किसी भी प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के संदर्भ में इसकी शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा कम हैं। तीसरा है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदत्त कर सकती है। कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तीसरा कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बाकी दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से तथा प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है, तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1991 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। दूसरा कथन है, वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। तीसरा कथन है, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है 1991 ईस्वी तक 21 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, ये गलत है। 1989 से माना जा रहा है, और 1989 से माना जा रहा है। वयस्क मताधिकार समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, तो यहाँ पे दूसरा ये सही है। अब तीसरा क्यों सही नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे जो दिया हुआ है 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 वर्ष होगा, तो इसलिए तीसरा कथन भी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। दूसरा है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। तीसरा कथन है, प्रत्येक दल को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें प्राप्त होती हैं। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है, तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला एवं तीसरा गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्हें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में समाविष्ट किया गया था। दूसरा कथन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही नहीं है देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1976 तो ठीक है, लेकिन 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया संविधान में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए लागू करने के संबंध में प्रावधान किए गए, ये भी गलत है। मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता और संविधान इसके लागू करने के संबंध में मौन है, तो यहाँ पे दोनों कथन इसलिए गलत हो जाएंगे, सिर्फ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है यहाँ है। पहला है, संसाधनों का समान वितरण। दूसरा है, सामाजिक न्याय। तीसरा है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उपयुक्त में से कूट का प्रयोग करके सही आंसर यहाँ पे बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डीपीएसपी के उद्देश्यों में सभी शामिल हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य कर सकता है। पहला है, आयोग जेल में कैदियों की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। दूसरा है, कैदियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होने की स्थिति में स्वयं मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है, कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे पहला कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। दूसरा है, पंजाब और बंगाल का बंटवारा भाषा और नस्ल के आधार पर हुआ था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं है, पहला यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि पंजाब और बंगाल का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर हुआ था, ना कि भाषा और नस्ल के आधार पर। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश पर बल दिया गया। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार संरक्षणवाद की नीति को त्याग दिया और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, ना कि संरक्षणवाद की नीति को त्यागने में। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो उपयुक्त में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यहाँ पे परमादेश, ऑप्शन सी परमादेश यहाँ पे जारी किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों सही नहीं है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। तो औपचारिक रूप से जो लागू किया गया था वह 24 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था, जबकि अंगीकृत जो है वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसलिए यहाँ पे दोनों कथन उल्टा दे दिया गया, दोनों कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से अधिकार शामिल है या है? पहला है विधि के समक्ष समानता। दूसरा है धार्मिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा है रोजगार के अवसरों में समानता। चौथा है छुआछूत का अंत और पांचवा है उपाधियों का अंत। क्या पूछा है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है या है? तो यहाँ पे सभी जो है समता के अधिकार के तहत शामिल हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? पहला है आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। दूसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंधन। तीसरा है अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। चौथा कथन है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं चौथा सिर्फ सही है, तीसरा यहाँ पे गलत होगा। तीसरा यहाँ पे नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति का संरक्षण नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए आप एक कपड़ा व्यापारी हैं और आप अपने व्यवसाय के में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपको कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदों का उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है? पहला है राज्यसभा के सभापति। दूसरा है विधानसभा के अध्यक्ष। तीसरा है विधान परिषद की सभापति और तीसरा है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक और पांचवा है लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो किसका उल्लेख भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में किया गया है? तो यहाँ पे राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन लोगों का जो है भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है, जबकि लोकपाल एवं लोकायुक्त का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 312 में स्पष्ट किया गया है। दूसरा कथन है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। तीसरा कथन है भारतीय वन सेवा प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। भारतीय वन सेवा का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। चौथा कथन है राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है।
तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला और चौथा कथन सही है, बाकी दूसरा एवं तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बी है, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन सी है, लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। यहाँ पे जो उपयुक्त जो तीनों कथन दिए हुए हैं और तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है? तो इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है, यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है, जिस पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है या है? पहला है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। दूसरा है, यह सांविधिक निकाय है। तीसरा कथन है, संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही इसके कार्य परामर्शी है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वह है, यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था बजट निर्माण में शामिल नहीं होती? कौन सी एक संस्था है जो कि बजट निर्माण में शामिल नहीं होती? तो वित्त मंत्रालय शामिल होता है, आर्थिक मामलों का विभाग भी शामिल होता है और वित्त आयोग भी शामिल होता है। तो कौन शामिल नहीं होती? तो इनमें से कोई ऐसी नहीं है जो कि शामिल नहीं होती, सारी शामिल होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किनसे होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, संघ शासित राज्यों के प्रशासक, नीति आयोग के सदस्य, किससे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो इनमें से सभी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त क्षमादान अधिकार के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? पहला है, राज्यपाल को कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा कथन है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। तीसरा कथन है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकता है किंतु राष्ट्रपति नहीं। चौथा है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है किंतु राज्यपाल नहीं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला एवं यहाँ पे दूसरा एवं चौथा कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।